हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। COC CA क्लासेस चैनल। मेरे बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने CA वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो माय CA फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, पहली क्लास हमारी जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्लियर करी, वो कंप्लीट हुई। आई होप उसमें जो भी कंटेंट आपने देखा प्रॉपरली आपको वो समझ आया है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी रेज हुई है तो आपने उसको कमेंट बॉक्स में डाला है। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के सफर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ मामला इसमें अभी बचा हुआ है, और अगली हेडिंग एज पर द कंटेंट जो हमने पहले भी डिसाइड करा था वो है हमारी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, स्कोप की बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीनिंग तो समझ आ गई कि इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। बिजनेस वर्ड हमने साथ लगाया तो मींस बिजनेस के रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे स्कोप की। स्कोप दायरा, कहां कहां तक फैलाव है, कहां कहां तक बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलती है। हम CA कर रहे हैं तो पूछते ना, क्यों कर रहे हो CA, कि CA का स्कोप है क्या? आप कहते हो हाँ जी, बहुत स्कोप है। हम जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे लिए ओपन होती हैं। हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, हम फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहें, हम ऑडिट सेक्टर में जाना चाहें, हम अपना खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें, इवन बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती हैं उसमें भी जो CAs हैं, CA का स्कोप है या नहीं है, इस तरह का तो सवाल ही नहीं बनता। ये अपने आप में, ये वर्ड अपने आप में एक इंट्रोडक्शन होता है। ओके, सो ठीक उसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ? CA का स्कोप मतलब कि आपका जो ये डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, वो उसका दायरा कहां कहां तक है, कहां कहां पर उसकी वर्थ है। सेम ऐसे ही जब मैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग, अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे लास्ट क्लास में, जो एग्जांपल हमने डिस्कस करा था। सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है और बेचनी है, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक, कैसी सॉफ्ट ड्रिंक, हमारे कंपटीटर कौन कौन से हैं, किस रंग की बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, बहुत सारे सवाल हुए थे ना। तो वो जो सवाल बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो तमाम हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे इस कंटेंट को, अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें दो चीजें हमारे सामने आएंगी। एक है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। ओके, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, और साथ ही एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। अब ये इंटरनल, आउट आपका एक्सटर्नल, ये है क्या? इसको जरा देखो, समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको बताता हूं। ये फर्म है, और फर्म की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने के लिए दो तरह के दोस्तों एनवायरनमेंट होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इश्यूज कह लीजिए उसको, जो मैंने हेडिंग डाली, और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल। ओके, ये फर्म है, ये तो हमारा फर्म हो गया। ओके, ये फर्म है हमारा। जो फर्म है, फर्म को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, हमें जरूरत पड़ती है मैनेजर्स की। तो ये एक टीम हो गई जो उस बिजनेस को अच्छे तरीके से सक्सेसफुली चलाने के लिए काम करती है। आपकी भी तो यही जिम्मेदारी रहेगी। आने वाले समय में आप जब एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाओगे, दैट इज योर ड्यूटी, कि जिस कंपनी का दारोमदार आपके इन नाजुक से कंधों पर होगा, तब तक तो खैर मजबूत हो जाएंगे, जिम विम भी आप कर ही लोगे, उन कंधों पर होगा, उसे कैसे संभालोगे? क्लियर? तो ये संभालेंगे सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाएंगे। अच्छा, कौन सी बिजनेस इकोनॉमिक्स, कैसी बिजनेस इकोनॉमिक्स? सर वही जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। ओके, क्या सारे डिसीजन आप अपने आप ले लोगे? क्या सारे डिसीजन आपके थॉट से ही अफेक्ट होंगे? तो नहीं सर, कुछ तो हमारे हिसाब से अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं हो सकते। जैसे हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है, ओके, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मैं वही एग्जांपल लूं, तो प्रोडक्ट मतलब किस क्वालिटी का बनाएंगे, उसमें केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या उसमें कंपोनेंट डलेंगे, ये हमारे ऊपर है ना। ऐसे ही उसका प्राइस क्या रखना है, ये हम डिसाइड करेंगे।
हमारी मर्जी हम क्या प्राइस रखें। हाँ, हमारी मर्जी का मतलब ये नहीं कुछ भी चार्ज करो, आपको प्राइस वो चार्ज करना है जो मार्केट में कंपेटिबल हो, मार्केट में लोग आपके उस प्राइस को एक्सेप्ट करें। बट द थिंग इज द डिसीजन इज इन योर हैंड। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉइज कितने हायर करने हैं, उनको वेजेस कितनी देनी है, वो सब आप खुद डिसाइड करोगे। या मैं आपके नजरिए से बोल रहा हूं, आप मैनेजर हो, आपको फर्म को चलाना है, क्लियर, ये आप डिसाइड करोगे। साथ ही जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपटीशन लेने के लिए आप अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे। आप किसी फिल्म हीरो हीरोइन आलिया भट्ट रणबीर को बुला रहे हो, या किसी क्रिकेटर विराट कोहली रोहित शर्मा को बुला रहे हो, या नॉर्मल लोगों से ऐड बनवाओगे, इट्स ऑन यू। क्या प्लेटफॉर्म यूज करोगे, सोशल मीडिया पे रील बना के डालेंगे या प्रॉपर एडवर्टीजमेंट टीवी पर चलेगी, ये सब आपके ऊपर है। ऐसे ही सप्लायर, सामान आप किससे खरीदेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल लगेगा ना, कांच लगेगा बॉटल तैयार करने के लिए, प्लास्टिक लगेगी, या और भी जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, मशीन्स लगेंगी, ठीक है, ये सब सप्लायर से ही आएगा। किससे, इट्स ऑल योर चॉइस, दैट्स ऑल ऑन द कंपनीज डिसीजन। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं, ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पर फर्म का कंट्रोल रहता है कि हाँ इनको हम अपने अकॉर्डिंगली अफेक्ट कर सकते हैं। हमारी मर्जी कि सप्लायर ए सप्लायर से सामान नहीं खरीदना, बी से खरीदना है। हमारी मर्जी यहाँ के हम जो एम्प्लॉयज हैं वो ग्रेजुएट रखेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट रखेंगे। हमारी मर्जी प्राइस हम नॉर्मल मार्केट लेवल से 5% ऊपर रखें या नीचे रखें, ठीक है, ये समहाउ हमारे कंट्रोल में होते हैं। और इन्हीं को इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल इश्यूज कहा जाता है। और एक और वर्ड हमने क्या नाम दिया था, ऑपरेशनल्स। हमारे मेन ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले ये तमाम फैक्टर्स होते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करने, टू द पॉइंट, आमने सामने की बात होती है। लेकिन ये वो चीज है जिस पर कंपनी का कंट्रोल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कंपनी का, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप चेंज होते हैं और उसका असर कंपनी के ऊपर पड़ता है। यहां पर तो इंटरनल में क्या है, इंटरनल में क्या है, देखो ये फर्म है ना, ये फर्म है और ये इंटरनल फैक्टर्स है, ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को करते हैं। लेकिन जब फर्म, और मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स फर्म को अफेक्ट करते हैं, लेकिन फर्म हार्डली ही, ना के बराबर ही आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को अफेक्ट कर पाता है। जैसे सर एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल आ गया सबसे पहले टेक्नोलॉजी। क्या आ गया, टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है ना दोस्तों, तो फर्म, डायनामिक बिहेवियर सबसे मेजर अगर मैं आज के टाइम पे स्पेशली, अगर आपसे कभी रास्ते में आप जा रहे हो, आपको रोक लिया किसी ने कि भाई मुझे मीनिंग बता, डायनामिज्म की मीनिंग बता, तो सबसे पहले आप यही चीज एक्सप्लेन करिएगा, टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिज्म। कि किस तरीके से आपके डेली बेसिस पर, चलो छोड़ो ना, अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले चले जाओ, ठीक है, पर टीवी तो आपने तब भी देखा होगा। तब लोगों तक पहुंचने का मेन जरिया हर कंपनी का एडवर्टीजमेंट जो टीवी पर आता था वो होता था, हद है अखबार में आपने ऐड निकाल दी। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, यहां पर यूट्यूब, इस पर एडवर्टीजमेंट ऐसी धड़ाके से चल रही है कि मतलब उनकी तो वैल्यू खत्म हो गई। मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैंने अपने घर में, ऑब्वियसली टीवी है हमारे घर में, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टीवी है, उस टीवी में हमने जो डिश कनेक्शन है या केबल कनेक्शन है, जो भी आप कहते होंगे, वो नहीं लगवाया हुआ। हमने केबल कनेक्शन, जो भी आप जिसे भी समझते हो, कई एरियाज में आज भी केबल है, और डिश कनेक्शन है वो नहीं लगवाया। क्यों? स्मार्ट टीवी है, डायरेक्टली ऐप ओपन होते हैं, उसी में यूट्यूब देख लो, उसी में अपना प्राइम वीडियो देख लो, उसी में नेटफ्लिक्स देख लो, उसी में डिस्कवरी प्लस देख लो। अच्छे अच्छे ऐप भी हैं मेरे पास, वो भी देखना चाहिए। वैसे फ्रेंकली बताऊं तो अब देखो, ये आपस की बात है, ना मैं अमेजन प्राइम यूज़ करता, ना मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करता, हॉटस्टार लिया हुआ IPL देखने की वजह से। अदरवाइज यूट्यूब, डिस्कवरी प्लस, ये वाले ऐप हैं और ये बढ़िया चलते हैं, इसी में टाइम हमारा बीत जाता है। बट द थिंग इज, इट इज चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो, जैसे मैं आजकल ये मैंने अपने टाइम में देखा, आज से 10 साल पहले जब टीवी होता था तो हम केबल कनेक्शन लगवाते थे। वो केबल वाला तार खींच के लाता था, लगाता था, टीवी में कनेक्ट होती थी, उसी का ज़माना था। हर महीने उनको बिल पेमेंट जाती थी, तो उनका एक बिजनेस था, दे हैव अ केबल बिजनेस, राइट।
लेकिन अगर मान लो केबल बिजनेस वाले कहें कि हम केबल का ही काम करेंगे, तो आज के टाइम पे मेजर सिटीज में क्या केबल का काम है? नहीं, सारे के सारे डिश में या डायरेक्ट, जो मैंने आपको बोला स्मार्ट टीवी वाला ऑप्शन, उसी पर शिफ्ट हो गए हैं। तो केबल वाले अगर केबल पर ही डिपेंडेंट हैं तो आज तो वो जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से डायनेमिक बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करा। तो इन दैट एग्जांपल टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द केबल इंडस्ट्री। केबल वालों को क्या चाहिए था कि सिचुएशन के हिसाब से अपना बिजनेस का जो लेवल है वो इंप्रोवाइज करते, डिश की तरफ जाते, या कोई और सोर्स आपका नेटवर्किंग का वो ऑप्शन जो है वो राइज करते। तो इन दैट केस टेक्नोलॉजी इज एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड इट अफेक्ट्स द फर्म। फर्म इसको अफेक्ट नहीं करेगा। केबल वाले सारे मिल गए, नहीं केबल ही चलेगा, अब छोड़ो तुम्हारी कौन सुन रहा है। ऐसे ही जब मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करता हूं तो उसमें टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट चेंज कर दिए। इस प्रोडक्ट पे पहले 5% जीएसटी लगता था, 12 लगेगा। अरे आप क्या कर लोगे? आपकी अकेली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेगी? आप सरकार को बोलोगे क्या कि भाई नहीं यार आपने 5% बोला था 12% कर दिया, नहीं अब नहीं कर सकते? दैट्स नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टैक्सेशन की, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो लीगल प्रोविजंस हैं ये भी गवर्नमेंट ही बनाती है। ठीक है, कंपनी का टर्नओवर अगर बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, या अभी आपको लॉ पढ़ना आगे चल के, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्या क्या लीगल कंप्लायंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लेकर आएगी तो वो सिर्फ अकेली आपकी कंपनी के लिए नहीं है, वो सारी कंपनीज के लिए, सबको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सटर्नल अफेक्ट्स द क्या नाम है फर्म। ऐसे ही अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, स्पेशली आरबीआई बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट, इसमें मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट रेट। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स राइज कर दिए या फॉल कर दिए व्हाटएवर, तो वो स्पेशली आपके फर्म के लिए नहीं हुए हैं, वो सबके लिए हुए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो अब से लोन जो हम लेंगे उस पर ब्याज ज्यादा जाएगा, जो लायबिलिटीज हैं, जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, उसका असर हमारे कैश पर पड़ेगा। अगर घट गया है तो अच्छी बात है। तो ये सब चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, $1 है ना, $1 कितने रुपए के बराबर? 80 हो गया अब तो इससे जो मान लो एक कंपनी थी, आपने बोला था मशीन्स खरीदेंगे हम, मटेरियल खरीदेंगे, अगर वो बाहर से आने वाला होता, बाहर से मशीन खरीदनी होती तो महंगा पड़ जाएगा। रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है डॉलर के मामले में, है ना। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो एक फर्म अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। और मुझे ये बताओ, इतने एग्जाम्पल आपने लिखे, ये अंदर भी लिखे बाहर भी लिखे, क्या इनमें से एक भी फैक्टर ऐसा है, अगर है तो बताओ, अगर एक भी फैक्टर ऐसा है जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा? अरे बाप रे, पेन गिर गया। जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्या एक भी पॉइंट ऐसा है? सर सारे करेंगे। बिजनेस का प्रोडक्ट ही तो मेन ही होगा, प्राइस प्रोडक्ट। एम्प्लॉइज काम करते हैं, इनको फेयर वेज देनी पड़ेगी, इनका माहौल बना के रखना पड़ेगा। कंपटीटर, इनको तो इग्नोर ही नहीं करा जा सकता, इनकी तो हर कदम पे नजर रखनी पड़ेगी। अपनी कदम पता हो ना हो चल जाता है काम, लेकिन कंपटीटर का हर कदम मालूम होना चाहिए। सप्लायर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए कौन सा सप्लायर कम दाम पे दे रहा है, कौन सा सप्लायर ज्यादा दाम पे दे रहा है, क्वालिटी क्या दे रहा है, ये इफेक्ट करेगा बिजनेस को। और ये तमाम फैक्टर्स तो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, इनसे तो बचा ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, जब आप एक फर्म की डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो, तब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। आप सपने संजो रहे हो कि हम सारी मशीन्स जो है, सारा प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगाएंगे, फॉरेन से मंगाएंगे, मतलब इंपोर्ट करोगे। अब रेट अगर लगातार बढ़ता जाए तो इंपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से आप सारा का सारा पैसा, बहुत बड़े अमाउंट में खर्चा बाहर इंपोर्ट्स पर नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए फिर डिसीजन लोगे कि नहीं, चलो इंटरनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। बैंकिंग से ही तो पता चलता है। इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने बोला कि हमें कंपनी के शेयर्स इशू करने चाहिए या लोन पर पैसा उठाना चाहिए।
अलग अलग डिसीजन इन्हीं के भी आपसे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर में मिलेंगे तब पढ़ाऊंगा, डिटेल में पता लगाना पड़ता है। तो ये कोई भी फैक्टर दोस्तों ऐसा नहीं है जिससे आप बच सके, जिसको आप अवॉइड कर सकें, सभी का ध्यान बराबर रखना पड़ता है। बस यही सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, इन पॉइंट से बचा नहीं जा सकता। आइए इनको जरा समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट। चलो ऑपरेशन करते हैं फटाफट से, पहले ऑपरेशनल का, ऑपरेशनल, अरे वाह क्या बात है। ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज जो माइक्रो हैं, जो फर्म से रिलेटेड हैं, ओके। ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज अराइज विद इन द बिजनेस फंड। और अगर इसमें देखें जो मेन वर्ड मैंने आपको बताया, इस पर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट रहता है कि हाँ चलो इनको हम अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल वही जो सारे हमने डिसीजन लिए, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड विद चॉइस ऑफ बिजनेस एंड इट्स साइज, हमें व्यापार किस लेवल पे करना है, कितने बड़े लेवल पे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट कैसा बनाना है। टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी को आप एक्सटर्नल वाले से रिलेट मत करना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आज के टाइम पर ये टेक्नोलॉजी, उस प्रोडक्ट में आप कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ईवी है, देखो मेरे को टेक्निकली इतना ज्यादा नहीं पता उनके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, बट जैसे ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है एक्सटर्नल वाली कि हाँ भाई अब इन्हीं का बोलबाला होगा। लेकिन ईवी के अंदर भी ना अलग अलग लेवल ऑफ इंजन्स हैं, अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस लेवल में से कौन सा अप्लाई करोगे, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट ईवी, अगर मैं ईवी बोल रहा हूं तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी का। लेकिन उसके अंदर का जो मैंने, जहां तक मुझे याद है, के सीरीज इंजन, एल सीरीज इंजन, इस तरीके से कुछ सीरीज के नेम होते हैं जो स्पेशली पेट्रोल में भी चलते हैं, जो आपने मॉडल्स वगैरह भी गाड़ियों के देखे होंगे, वो इन्हीं के नाम पर होते हैं। तो वो कौन सा इंजन लगाना है, ये कंपनी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। ऐसी प्राइसिंग की बात करी, एडवर्टीजमेंट की बात करी, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये वो एग्जाम्पल है। इन्वेंट्री वही सप्लायर वाला कि सामान हम कहां से मंगाएंगे। ये सब आपके ऑपरेशनल लेवल के डिसीजंस होते हैं। और टूल्स कौन कौन से, जैसे ये तो सिलेबस हो गया आपका, ये तो सारा का सारा आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस बन जाता है, यही तो पढ़ना है। सर पहले तो डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई आगे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहां पे, डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है ये पता लगाना। फॉरकास्टिंग, बढ़ सकती है घट सकती है, इंपॉर्टेंट चीज। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये हमारी चीजों को बनाने को लेकर बात होगी। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितने में हम बना के तैयार कर सकते हैं। मार्केट में 30 रुपए का बिक रहा है, 30 रुपए का बिक रहा है, तो कम से कम 20 रुपए के अंदर अंदर बनाओ ताकि हमारे हाथ में भी कुछ प्रॉफिट आए, अच्छा प्रॉफिट आए, ठीक है। मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, हमारे कंपटीटर किस लेवल के हैं, याद होगा थोड़ा थोड़ा आपको, वही परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो किस मार्केट में आप स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। जैसे अगर बोले कि एडवर्टीजमेंट करनी है, तो एडवर्टीजमेंट आंख बंद करके नहीं होगी। अरे परफेक्ट कंपटीशन में है तो क्यों एडवर्टीजमेंट करेंगे। हाँ सर ओलिगोपोली में है, हाँ सर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो एडवर्टीजमेंट करने का फायदा है। तो ये सब चीजों का जो डिसीजन है, ऑल दीज आर नोन एज ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज जो माइक्रो लेवल पर डील होते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे पहुंचे गए, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए, एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, ये भी आप वर्ड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन कौन से, देखो इस पे हेडिंग ही देखो, जो बेसिकली ध्यान देंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं इस पॉइंट को। ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये अपना असर, मैंने यहीं पे बनाया था शायद आपके लिए, इधर ही था ना, ये वाला पॉइंट कहां गया, हाँ ये वाला, ये चीज यही है। ये अपना इन्फ्लुएंस, ये फैक्टर्स अपना इन्फ्लुएंस फर्म पर डालते हैं। फर्म इनके साथ बेचारा अकेला कुछ नहीं कर पाता। ये चेंज होंगे
बिजनेस पे असर पड़ेगा। टैक्स रेट चेंज हुआ, फर्म पे असर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फर्म पर असर पड़ेगा। बैंक रेट्स, लीगल लॉस चेंज हुए, फर्म पर असर पड़ेगा। तो ये अपना इन्फ्लुएंस फर्म के ऑपरेशन पर डालते हैं। बेचारा फर्म जो है वो इनको इतना परेशान नहीं कर पाता, इन पर अपना असर नहीं छोड़ पाता। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी, एक्सटर्नल की। अच्छा होता क्या, देखो इसमें तो ये तो खैर अभी हम पढ़ने ही वाले हैं इसी चैप्टर में। टाइप्स ऑफ, किस इकोनॉमी में आप हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, तो ये असर डालता है। ये तो खैर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी को देखते हैं। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल एक चैप्टर है हमारा सिलेबस में, ये भी पढ़ा जाएगा। मैं समझाता हूं इसके बारे में थोड़ा। बिजनेस साइकिल क्या होती है, चलो आइडिया दे देता हूं मैं आपको। बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है, इसमें अगर हम ध्यान दें, ये एक नॉर्मल जीरो लाइन हो गई, और बिजनेस साइकिल कुछ इस तरीके से लगातार ऊपर नीचे चलती रहती है। क्लियर, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है, ये पीक होती है, ऑब्वियसली ये भी पीक हो गई, इधर वाली भी पीक, और इसको कहा जाता है स्लंप, स्लंप या ट्रॉफ भी इसको हम कहते हैं। क्लियर, ये जो पीरियड है नीचे आ रहा है, इसको रिसेशन कहा जाता है, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, रिसेशन ये आप एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरना शुरू हुआ और गिरता चला गया, तो रिसेशन से डिप्रेशन। जब थोड़ा सुधार हुआ, इसको रिकवरी बोला जाता है, रिकवरी, और इसको बोला जाता है बूम, बूम 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 बूम। ठीक है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। जब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगे, प्रोडक्शन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, रिसेशन। जब रिसेशन एक लंबे समय तक चालू रहे, लगभग आपका 4 क्वार्टर क्रॉस कर जाए, ठीक है, एक क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, ठीक है, तो 4 क्वार्टर मतलब 1 साल तक लगातार हम ये चीजें देख रहे हैं, तो उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। हालांकि पहले इसका टाइम 2 साल का होता था, बट अब नए इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई 1 साल ही मानो ना, पहले से प्रिपेयर रहो। जब वापस से कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है, रिकवरी, और जब प्रॉस्पेरिटी का टाइम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार ऊपर जा रही है, उसको बूम टाइम कहते हैं। इनके हिसाब से भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब देखो, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इन द मीन वाइल ऑफ रिसेशन एक कंपनी क्या चाहेगी कि नई इन्वेस्टमेंट कर लें। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, रिसेशन का टाइम है, आने वाले टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, जीडीपी कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, लोग कहां से पैसा खर्च कर लेंगे। तो बेहतर क्या है, अच्छा क्या है भैया, और इन्वेस्टमेंट अब का रिस्क मत लो अभी, ठीक है, लोगों को, बट ठीक है, जॉब चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। ऐसे जब डिप्रेशन आता है, तो तब तो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट भी, जो पैसा है वो भी खींच लेती है कि इसको खर्च मत करो, सिचुएशन गड़बड़ है। जब रिकवरी का टाइम आता है, अरे अब सुधार हो रहा है, पैसा डालो, इन्वेस्टमेंट डालो, प्रोडक्ट अब उछलेगा, मार्केट में जाएगा, लोग खरीदना शुरू करेंगे। तो ये चीजें हमें जांच करनी पड़ती है, पता लगाना होता है। जैसे कोविड का टाइम था, ओके, पेंडेमिक का टाइम, कोविड का टाइम हम सब ने देखा है। अब मान लो कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम अभी शुरू हुआ है, और आप अपने घर में कहो कि पापा मम्मी जो भी है, मुझको नया बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं ये ग्रोसरी की दुकान डालूंगा या किसी फर्नीचर की दुकान डालूंगा। पेरेंट्स कहेंगे पागल हो गए हो क्या, इस टाइम पे ऐसा रिस्क लेना, ये बिल्कुल गलत है। एकदम से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे एक पेंडेमिक की सिचुएशन पे, वो रिस्क होगा, तो प्लीज इसको थोड़ा रोको, आने वाले टाइम में स्टार्ट करना, आने वाले टाइम में देखना। जब रिकवरी होगी तब घर वाले सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो अब डिसीजन ले सकते हो, लेकिन एक काम करो, मार्केट को स्टडी करो। ऐसा नहीं कि फर्नीचर का काम आप शुरू कर रहे हो और ग्रोसरी का नहीं कर रहे हो। रिकवरी के टाइम पे ग्रोसरी का ठीक रहेगा, एकदम से फर्नीचर वाली इन्वेस्टमेंट शायद अभी लोग इंटरेस्ट ना ले, हाँ जब बूम होगा तब देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते हो तो ऑब्वियसली हमें ये जरूरी पता होना चाहिए कि मार्केट की जो बिजनेस साइकिल है वो क्या चल रही है। क्लियर, तो इसीलिए बिजनेस साइकिल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा सेम ऐसे कंट्री में आपकी ये नेशनल इनकम, कंट्री की ग्रोथ कहां जा रही है, प्राइस लेवल कहां जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहां जा रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये आ गया देखो पॉइंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, ये लीगल वाला पॉइंट आ गया। इंडस्ट्रीज आप पढ़ेंगे आगे चल के, ये लॉ में आप डिटेल में पढ़ेंगे, कंपटीशन तो पढ़ना ही पढ़ना है।
आंख बंद करके हम अपने बिजनेस की पॉलिसीज बनाने, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा अलाउड कर दे कि आपको जो करना है करो, जो प्राइस रखना है करो, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये अपने अकॉर्डिंगली इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट से छोटे छोटे डोमेस्टिक फर्म्स को तो खत्म कर देंगे मार्केट से। लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए लॉ बना के रखती है, कुछ नियम बना के रखती है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर? ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी में वो बैंक वाला आ गया, इंटरेस्ट वाला, फिस्कल में वो टैक्स वाला आ गया, ऐसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज वाला, ग्लोबलाइजेशन, ये भी वही है। तो ये तमाम चीजें आपके बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। देश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे क्या चल रहा है, उसका असर पड़ता है एक बिजनेस के ऊपर। क्लियर? वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, हाँ, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, हमारे शेयर्स इशू हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। कंपनी, अभी देखा ना आपने, बहुत सारी कंपनीज आपने रिसेंट टाइम में सुना होगा मार्केट में आ रही हैं, लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स ज्यादा इशू हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, मार्केट से पैसा उठाने का तरीका, कौन सा सही रहेगा, लोन, शेयर्स। तो ये तमाम फैक्टर्स दोस्तों, ये तमाम जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपके एक्सटर्नल और सॉरी माफ कीजिएगा, मैक्रो वेरिएबल्स के अंदर आती है, मैक्रो, MA। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट इसमें क्या कहते हैं, बिजनेस डिसीजन मस्ट बी टेकन ओनली बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। यस, ऑब्वियसली इन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर भी इनको इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। और अगला पॉइंट वही है कि मैनेजमेंट का इन फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये फैक्टर्स बेसिकली जो हमारी कंट्री का लीगल सिस्टम है, गवर्नमेंट है और बैंक है, ये अपने अकॉर्डिंगली इनको ऑपरेट करते हैं। ओके, सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, ये आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप दोस्तों बिल्कुल फ्रेंडली बेसिस पर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे तक पहुंचते रहना चाहिए, आपका साथ बना रहता है, आपका पता चलता रहता है कि भाई आप वीडियोस देख रहे हो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम और जो कंटेंट है, फर्दर कंटेंट है, वो बेहतर तरीके से और प्रेजेंटेशन उसकी इफेक्टिव तरीके से आप तक पहुंचाएं। ओके, खैर, दैट्स अबाउट दी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब अगला टॉपिक आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सर हमने पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा था, ये क्या दोनों वर्ड एक साथ आ गए, सेंट्रल इकोनॉमिक? तो आइए समझते हैं कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। दोस्तों, जब मैं सेंट्रल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, तो तीनों के तीनों एक दूसरे से बिल्कुल, एक दूसरे तीसरे से अलग नहीं है। ये आपस में एक ही चीज की तरफ, सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करते हैं। वो कैसे, आइयो देखो समझते हैं इसको। हमने अभी जब चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो चैप्टर की शुरुआत में हमने इस वर्ड को समझा था कि हमने इस वर्ड को समझा था कि सर वो क्या था, वो था हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। इस वर्ड की हमने डिस्कशन करी और सर ये वर्ड जो था, इसमें हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी के या किसी के पास भी, वो हमेशा कम रहते हैं। आपके कम होंगे, लेस का साइन हुआ, कम होते हैं हमारी वांट्स से, हमारी ह्यूमन वांट्स से। ओके, और नतीजा ये निकल कर आया था कि हम अपनी सारी की सारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमें कुछ वांट सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो कौन सी सेलेक्ट करें, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम दिया था। कहने का मतलब, यार रिसोर्सेस कम हैं, हम सारी चीजें पूरी नहीं कर सकते, बड़ी समस्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि किस वांट को एक्सेप्ट करें। आपने वो था ना अपना वो बर्थडे वाला एग्जांपल, वो 2000 रुपए मिले, क्या करें, यार बड़ी दिक्कत, समस्या, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ, वो सॉल्व इकोनॉमिक से होती है, वो एक अलग कंसर्न है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वांट्स का ज्यादा होना, रिसोर्सेज से कम होना, दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड में किसी एक आदमी, किसी एक इंडिविजुअल या एक फैमिली या एक सोसाइटी या एक कंट्री के सामने नहीं आती है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सोसाइटी हैं, पीपल है,
अपने पीपल मतलब पीपल, पीपल वाला पेड़ नहीं, ठीक है, और जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। इवन जो रिच क्लास है, रिच वर्सेस पुअर, ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है। रिच के सामने भी पुअर के सामने तो सर समझ में आता है खाने के रिसोर्सेज की कमी है, बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ता होगा। सर रिच के सामने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यस ऑब्वियसली, पैसे की कमी भैया उनको भी है, उन्होंने भी अपना एक लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड, अपनी कंपनीज का प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना, उनके सामने भी सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है। तो द थिंग इज, पूरे वर्ल्ड के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, सो इट इज काइंड ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट कि हर कोई इस पे आके रुक जा रहा है, हर एक के सामने समस्या आ रही है। दैट्स वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही हम सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम देते हैं, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम देंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले, सेंट्रल प्रॉब्लम बोले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट को एक इलेबोरेट करके जो दूसरा वर्ड निकल के आया वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, और इसीलिए इन दोनों वर्ड को अगर हम ज्वाइन कर दें सो इट बिकम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट बिकम व्हाट? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दैट्स इट। कोई समस्या, कोई मीनिंग क्लियर हो गई? तो वही चीज है आपको स्टार्टिंग में बोली जा रही है, मीनिंग पर हम आते हैं। मीनिंग क्या कह रही है, आइए ध्यान देंगे। Since human wants are unlimited and productive resources to satisfy are scarce, there is a need to make the best possible ways। वही डेफिनेशन आ गई कि हमें अपने सेटिस्फेक्शन को, आउटपुट को, प्रॉफिट को, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है, और मैक्सिमाइज का मतलब यहां पर वही इफेक्टिव मैनर में हुआ, ठीक है। द प्रॉब्लम, अब इस लाइन पर आएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अप्लाइड टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द सोसाइटी एज अ होल। इसीलिए इसको सेंट्रल वर्ड इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। हम बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये तो सुना ही होगा ना आपने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वर्ड तो सुना ही है ना। स्टेट मतलब ठीक है अपने स्टेट का, सेंट्रल मतलब सबका, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट, पूरे इंडिया की कंबाइंड गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल वर्ड। तो सबकी प्रॉब्लम इज व्हाट? सेंट्रल प्रॉब्लम, वही बात आ गई, ठीक है। और ये किससे डील करती है? सर ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, ये हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, उसी के साथ ये प्रॉब्लम डील होती है। और इसी में जो एवरी इकॉनमी, हर तरह की इकॉनमी जो है, वो तीनों इकॉनमी हालांकि हम पढ़ेंगे, ये हर तरह की इकॉनमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी हो, सोशलिस्ट हो, सभी के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। खैर ये हमने मीनिंग इसकी क्लियर करी। अच्छा, कितनी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी तरह की होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितने तरह की होती है? सर थोड़ा सोचो। सर 4 तरह की होती है क्या? सर 4 तरह की होती है? सर 4 तरह की होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की होती है। आपके सिलेबस में आपको 4 तरह की पढ़नी है। आपके सिलेबस में आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक, व्हाट प्रोविजंस फॉर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज या इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 4 पढ़ेंगे। सर सुना सा लगता है, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, कभी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। हाँ है, वही है, कुछ नया नहीं है, आसानी से समझ आएगा। अगर पहले पढ़ा हुआ तो, नहीं भी तो कोई बात नहीं, हम डिटेल में समझेंगे। मैं बता रहा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या आपका प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी, ये सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ लेसर जीडीपी, इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके। लेकिन ये हमारे मॉड्यूल ने, हमारे सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ये 4 हैं। इन 4 के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ओके। ये है क्या? देखो, हम ये कहानी सारी की सारी जुड़ी रहेगी उसी चीज से, रिसोर्सेज और वांट से। जब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं, कम है, हाँ जी, अपने आप को आप मान के चलना कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने हैं, ओके। और किसी भी तरह का, मान लीजिए मैं फार्मर की बात करता हूं, आपका काम प्रोडक्शन करके जो है अनाज वगैरह जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो कस्टमर तक पहुंचाना है, यही आपका टारगेट है, ओके। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या क्रॉप प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो क्या क्रॉप करनी चाहिए वो डिसीजन आप लेते हो, क्लियर, और क्या सोच के लेते हो
कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, वो उस क्रॉप के लिए ठीक है नहीं है, प्लस क्या इसका मार्केट में मुझे दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डिस्कशन हम व्हाट टू प्रोड्यूस में करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो इसमें आ गए हमारे मेथड्स, इसमें आ जाएंगे मेथड्स। पहले वाले में तो क्या आ गया, सिलेक्शन ऑफ गुड, इसमें आ गया सिलेक्शन ऑफ मेथड। हम मशीनों से ज्यादा काम करवाना पसंद करेंगे या खुद ही काम कर लें, मतलब लेबर से काम कर लें, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरह से ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है अगर ये सॉर्ट नहीं हुई तो पहली दोनों बेकार हो गई। पहली वाली प्रॉब्लम और दूसरे वाली प्रॉब्लम में आपने अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन लिया, उसके बावजूद भी अगर आप तीसरी वाली को सही से ठीक नहीं कर पाए, उसका सॉल्यूशन सही से नहीं देख पाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, वो समझेंगे अभी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके लिए आपने प्रोड्यूस करा है वहां तक रिसोर्सेज को भेजा भी है कि नहीं भेजा है। प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, ठीक है आपका। अब वन बाय वन, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इसको बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले तीन चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस। और बच्चों जहां तक मुझे याद है, हाँ यस, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज अपनी स्टडी को एक बेहतर बनाने के लिए बताई थी कि जब भी हम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हम अपने समरी नोट्स और एमसीक्यूज का ध्यान रखना है। इनिशियल तो समरी नोट्स हैं। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ कंप्लीट करा, हमने क्लास देखी, हमने स्टडी करी, 4-5 पेज हमने पढ़े, 1 घंटे की क्लास देखी, तो उस ड्यूरेशन के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकल कर आई हैं, जहां पर हम अटके हैं, जहां पे हमें लगता है कि यार ये मुझे पहली बारी में समझ नहीं आया, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज नोट दैट डाउन। उसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, अपनी एक अलग से सेपरेट समरी बुक आप तैयार करके चलेंगे। तो जैसे भी हमने स्कोप वर्ड पढ़ा है, हमने टेबल पढ़ी, हम इसको मॉड्यूल से भी देखेंगे, बट देखो कितनी आसानी से, कितने सिंपल तरीके से आप इसका समरी नोट बना लोगे। हेडिंग डालोगे, स्कोप ऑफ बिजनेस, लाइन खींची, ऑपरेशनल, एक्सटर्नल, ठीक है, ये एनवायरमेंटल, जो भी आप हेडिंग यूज कर रहे हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4-4, 5-5 पॉइंट, ज्यादा तो थे भी नहीं, वो आपने उसी के नीचे नोट डाउन कर लिए। उससे क्या है, रिवीजन में हेल्प मिलेगी, उससे क्या है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी मिलेगी। सेम यहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, छोटे छोटे मेन वर्ड्स क्या है, उनको समझना है, समझने के बाद फिर आसानी से नोट डाउन करना है। दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। और ये पैटर्न जहां तक मैं श्योर हूं, ये आपका लॉ में भी काम करेगा, आपका जो लॉ है उसमें भी काम करेगा। सेम तरीका आप इनडायरेक्टली अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, जस्ट नोट डाउन द इंपॉर्टेंट एंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स कि मुझे ये सॉल्व करने हैं, तो इसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली, और पिछले अटेम्प्ट्स में जो हमारे गए हैं दोस्तों, इस चीज से बच्चों को काफी हेल्प मिलती है। तो मैं ये मेरा सजेशन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज इस पैटर्न को आप फॉलो करें, इस पैटर्न को आप ऐड करें अपनी स्टडी में। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको मैं पूरा कर देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल तो हमने वो क्रॉप वाला लिया। तो सबसे पहले हमें, अगर आपको जो पहले वाली क्लास है, पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी, अब डायरेक्टली इसी क्लास पर आए हैं, तो फर्स्ट वाली क्लास भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एक फार्मर वाला एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की मीनिंग के लिए कंसिडर करा था, उसी से शुरुआत करी थी, और डिस्कशन के बाद, एग्जाम्पल के डिस्कशन के बाद यह निर्णय हुआ था कि जो हमारे किसान भैया हैं वो वीट और अपना शायद पल्सेस था उसका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आधे खेत में वीट का प्रोडक्शन करेंगे, आधे खेत में पल्सेस का प्रोडक्शन करेंगे। पहली बात, क्या प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट, क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, वीट और पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे। कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना, क्वांटिटी में आ गए हम, हाउ मच सर, आधे आधे में, या 40% में वीट, या 60% में आपका पल्सेस, या 30% में वीट, 70% में पल्सेस। क्वांटिटी भी मालूम होनी चाहिए। वीट अगर सारे में प्रोड्यूस कर देते एग्जाम्पल के हिसाब से, वेस्ट हो जाता, कंज्यूम नहीं हो पाता। तो सबसे पहला टारगेट तो यही होता है हर एक प्रोड्यूसर का कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना और टीम में करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से रिसोर्सेस को एलोकेट करना। ओके, ये एग्जाम्पल जो मैंने एक फार्मर का लिया, दैट इज व्हाट माइक्रो एग्जाम्पल। जब हम मैक्रो लेवल पे जाते हैं ना दोस्तों, तो मैक्रो लेवल पे जो गुड्स हैं,
जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की बात आती है, जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट करने की बात आती है, तो दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, इकोनॉमी में इनका ध्यान रखा जाता है कि हमें इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। ये दोनों होते क्या हैं, आइए समझते हैं। कंज्यूमर गुड हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन है, कैपिटल कंज्यूमर गुड्स हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन है। आज के टाइम पे हम जो भी गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खाना हम खाते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, हमारी यूटिलिटीज की चीजें, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर काइंड ऑफ फाइनल गुड्स, कि भाई ये हो गया इनका, अब इनका आगे कुछ यूज नहीं होगा, डायरेक्टली कंजम्पशन होगा, ये प्रेजेंट है हमारा। कैपिटल गुड्स दोस्तों ये समझ लीजिए, ये हमारा फ्यूचर होते हैं, ये हमारा फ्यूचर होते हैं। मतलब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। आप व्हीट, राइस, पल्सेस की बात तो कर रहे हो, लेकिन इनको प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स, ट्रैक्टर की जरूरत है, ये कैपिटल गुड है। ये कपड़े हमने पहने हैं लेकिन इनको सिलने के लिए मशीन की जरूरत है, ये कैपिटल गुड है। बिल्डिंग, हम घर बनकर तैयार हो गया, वो आपका कंज्यूमर गुड है, लेकिन उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए वो क्रेन की जरूरत पड़ी, क्रशर की मशीन्स की जरूरत पड़ी, वो कैपिटल गुड है। तो हमें इन दोनों में, आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि दोनों में से कौन सा ज्यादा जरूरी है, कैपिटल या कंज्यूमर, तो जल्दबाजी में ये मत बोल देना कैपिटल, या जल्दबाजी में ये मत बोल देना कंज्यूमर। दोनों जरूरी हैं, हमें दोनों ही चाहिए, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, ये जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, कैपिटल भी और कंज्यूमर भी। हाँ, ये है कि बैलेंस बना के रखो। अगर हमने सारा का सारा कंज्यूमर में ही लगा दिया तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे होगा, ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर सारा का सारा कैपिटल गुड में लगा दिया रिसोर्सेज को, तो भैया आज क्या खाएंगे, आज के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। ओके, सो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज का एलोकेशन उन गुड्स के लिए जिनकी जरूरत हमें एक्चुअल में है। ओके, अगली प्रॉब्लम जो दोस्तों हमारे सामने आती है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड दिस इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ मेथड्स। कौन सा मेथड हमें प्रोडक्शन करने के लिए लगाना है, और मेथड दो तरीके के होते हैं दोस्तों, लेबर इंटेंसिव मेथड या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है कैपिटल कॉस्ट से, मतलब हम लेबर से ज्यादा काम करवाते हैं बजाय मशीनों के, और ऑब्वियसली इसमें रिवर्स हो जाएगा, इसमें कैपिटल ज्यादा लगेगी, मशीन ज्यादा लगेगी, लेबर कम लगेंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, जैसे मैं फर्नीचर बनाने की काम करता हूं, फर्नीचर बनाने का काम नहीं करता, फर्नीचर बनाने की बात करता हूं, मटके बनाने का, पॉटरी वर्क हो गया, ओके, गार्डनिंग वाला काम हो गया, और काइट मेकिंग की एक छोटी सी कंपनी है स्मॉल स्केल लेवल की, इन सब में लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगती है। यहां पर मशीनों से काम कम होता है, लेबर से ज्यादा होता है। क्लियर? तो हम कहेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल कॉस्ट कम है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव, जैसे ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीमेंट फैक्ट्री है, आयरन एंड स्टील की कंपनी है, ये सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर चलती हैं। यहां पर मशीनों से काम ज्यादा हो रहा है, लेबर से काम कम हो रहा है। क्लियर? तो दोनों टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्निक का आपको पता चल गया, दोनों मेथड्स का पता चल गया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि दोनों में से, कैपिटल इंटेंसिव में से, लेबर इंटेंसिव में से कौन सी टेक्निक बेहतर है, आप क्या कहेंगे? सर लेबर अच्छी है, सर कैपिटल अच्छी है। नहीं, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव लगाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे? आप कहोगे सर कैपिटल मशीनों वाली अच्छी लग रही है, वही लगाएंगे। नहीं सर, आपका क्वेश्चन गलत है। आप बोलोगे सर आपका क्वेश्चन गलत है, आप पहले मुझे यह बताइए आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, और दूसरा अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है आपके आसपास, आपकी इकोनॉमी में। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस है, बहुत जरूरी है। वो क्या यार, आप अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो तो बेटर है कि आप लेबर ही लगाओ ना। मशीन पता है महंगी पड़ेंगी, हर चीज में मशीन, ट्रैक्टर ठीक है आएगा काम करके चला जाएगा,
लेकिन बाकी काम आप ठीक है लेबर से ही करवाइए। फर्नीचर बनाने का काम है, कटिंग वटिंग का, छोटे मोटे फर्नीचर बनाने का काम है, मशीन क्यों इन्वॉल्व करना, लेबर को इन्वॉल्व करो, कॉस्ट कम आएगी। तो हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की कंपनी है जो भी एग्जाम्पल हमने लिया, अरे भाई वहां तो मशीन ही काम करेंगे ना ज्यादातर, वहां पे मशीन का काम होगा, तो वहां कैपिटल इंटेंसिव लगेगी। तो सबसे पहली चीज नेचर पे डिपेंड करता है काम क्या है। दूसरा, आपकी इकोनॉमी में आसानी से क्या अवेलेबल है, आपकी इकोनॉमी में किसकी भरमार है। तो जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं तो हमारी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो अब अगर हम हर जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है, कंपनीज भी कोशिश करती हैं कि लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि वो एक तो इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी पड़ेगा और हमारे इकोनॉमी के लिए भी ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक का ही एग्जांपल देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्रीज वगैरह करके पहले आता था, आई डोंट नो कि अब आता नहीं आता, उसमें एक बारी दिखाया कि वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में ले गए। वहां पर क्या है कि जो बॉटल्स हैं वो मशीन तैयार करके ला रही हैं, उसमें वो लिक्विड जो है मशीन तैयार कर रही है, बॉटल में लिक्विड मशीन्स भर रही हैं, ढक्कन भी मशीन्स लगा रही हैं, उनको कार्टेन में पैक करना, कार्टेन पे टेप लगाने तक के लिए मशीन्स है। अब अगर इंडिया में वो टेक्निक लगा रहे हो तो चलो ढक्कन लगाने के लिए लेबर का इस्तेमाल कर लो, वो टेपिंग के लिए लेबर का इस्तेमाल कर लो, है ना, ज्यादा एक तरह से फैसिलिटीज देना, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज देना। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में क्या हालात हैं। तो दोनों टेक्निक अच्छी हैं, हमें दोनों में से वो अप्लाई करनी चाहिए जो हमारे बिजनेस के नेचर के लिए अच्छी है और हमारे इकोनॉमी में हमारे आसपास आसानी से अवेलेबल है। तीसरे पर आते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, देखो पहली में हमने जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से करा, दूसरी में हमने मेथड भी सही तरीके से लगाया और प्रोडक्शन हो गया। लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद हमने उसको सही तरीके से अपने लोगों के बीच में, अपने फैक्टर्स के बीच में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इनइक्वालिटी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड विद इनइक्वालिटी, उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, देखो मान लो इकोनॉमी में 3 फैमिलीज हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल इसका दूंगा, 3 फैमिलीज हैं, फैमिली ए, फैमिली बी और फैमिली सी, ठीक है। तीनों फैमिलीज का मैं एजम्पशन ले रहा हूं, तीनों फैमिलीज का जो फैमिली साइज है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो सेम है, सिमिलर है। ए के पास करंटली 100 kg ऑफ राइस पड़ा है, इसके पास 60 kg ऑफ राइस पड़ा है, इसके पास 20 kg ऑफ राइस पड़ा है, ठीक है, ये अभी इनके पास है। इकोनॉमी में मान लीजिए 100 kg ऑफ राइस और प्रोड्यूस हुआ, आपने डिसाइड करा व्हाट टू प्रोड्यूस, सर राइस कितना, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस 100 kg, ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, सर हमने इसमें लेबर इंटेंसिव लगाई, पहली दोनों सॉर्ट। अब आते हैं तीसरी पर, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपने 100 में से 70 किलो इसको दे दिया, 20 किलो इसको दे दिया, 10 किलो इसको दे दिया, सर टोटल हो गया 100, ठीक है, चलेगा क्या, ये ठीक था क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बताइए। सर मैथमेटिकली मैथ्स आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली ये गलत है, इकोनॉमिकली ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइक्वल हुआ है, जिसके पास अनइक्वल भी नहीं, इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल सही वर्ड रहता है, जिसके पास ज्यादा था आप उसको ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हो, जिसके पास कम था उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, ना के बराबर दे रहे हो। व्हाट विल बी द बेटर चॉइस, जिसको जरूरत सबसे ज्यादा है आप उस तक कम से कम ज्यादा पहुंचाओ, 60 पहुंचाओ। ये ठीक है, नॉर्मल था, इसको 30 दे दो, हालांकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, पर चलो थोड़ा बहुत दे दो, 10 दे दो। तो समहाउ, हालांकि बराबर देखो अभी भी नहीं आएगा, बट आप कह सकते हो कि ये वाला तरीका इस वाले तरीके से बहुत बेहतर है। दैट इज व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप एटलीस्ट सही रखो, अपने फैक्टर्स के बीच में सही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रखो। और बेटर इकोनॉमिक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है दोस्तों, ओके, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हालांकि ये प्रोडक्शन चैप्टर में और बेहतर समझेंगे आप इस चीज को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये 4 फैक्टर्स लगते हैं।
लैंड सीधी सी बात है, जिस पर काम चलेगा, जिस पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, लेबर जो काम करेंगे, कैपिटल जिससे आप अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह फाइनेंस करोगे, और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजर। लैंड को इस्तेमाल करने का किराया देना पड़ता है, लेबर को इस्तेमाल करने की वेजेस देनी पड़ती हैं, कैपिटल इस्तेमाल करने का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और फिर एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस चला रहे हैं उनका प्रॉफिट बचता है। ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट 100 रुपए का बिका, 100 रुपए का रेवेन्यू आया, ठीक है। उस रेवेन्यू में से बाकी एक्सपेंसेस के बाद आपने कोशिश करी कि यार मैं इसको सिर्फ 15 देता हूं, मैं इसको सिर्फ 10 देता हूं, इंटरेस्ट से बचने की कोशिश करता हूं और अपने पास रखता हूं 60 रुपए। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, मैथमेटिकली हो गया पूरा, 100 रुपए हो गए। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत नजर आएगी, सर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा ही अनइक्वल सा हुआ है, लेबर को कुछ मिला ही नहीं, रेंट बहुत कम है, इंटरेस्ट भी कम है, सारा प्रॉफिट तो कंपनीज ने अपने पास ही रख लिया, वो ज्यादा शेयर अपने पास रख रहे हैं। क्यों ना थोड़ा सा इसमें बेहतर रहता कि ये चलो 25 है, ये चलो 20 है, ये भी चलो आपका 20 है, ठीक है, कितना हो गया 65, चल ठीक है, तो अभी भी ज्यादा रख ले अपने पास। ये कहीं ना कहीं बेटर लग रहा है पहले वाले से। सो दिस प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप जनरेट कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर, क्लियर, जो भी आपने बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, लास्ट आते हैं, द व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। दिस प्रॉब्लम is related with sustainable development। ये किससे रिलेटेड है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये अगर आपने इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा हो, मैं बता देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेस को आज इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो आने वाली जनरेशन, आने वाली फ्यूचर जनरेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें, उनके रिसोर्सेस को कम ना करें। जैसे हम बात करते हैं ना, हम ऑयल की बात करते हैं, सोच समझ के इस्तेमाल करें, सारा आज ही खत्म हो जाएगा तो हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। एनवायरनमेंट, पेड़ पौधों की बात करते हैं कि भाई ये रिसोर्सेज बचाओ, खत्म मत होने दो, नष्ट हो गए तो जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें बेसिकली मेन चीज जो फोकस होती है इस वाली प्रॉब्लम में, कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। अगर वर्ड यहां पे नहीं है तो आप लिखेंगे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम होता है जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, बिना अफेक्ट करे फ्यूचर जनरेशन की एफिशिएंसी, बिना अफेक्ट करे फ्यूचर जनरेशन की एफिशिएंसी। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये इसी चीज से रिलेट करती है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या क्या प्रोविजन बना के चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए क्या क्या प्रोविजन बना के चल रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज सेज। ओके, तो दोस्तों ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। आज की क्लास में हमने दो चीजें समझी। एक हमने समझा स्कोप, कि हम अपना दायरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कहां तक लेकर जाएंगे। दूसरा हमने समझा, यस ऑब्वियसली, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम, जो चार बहुत ही आसान है, सिंपल है, स्कूलिंग में भी हमारे डिस्कशन का पार्ट थी। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इन डिटेल। अरे ये कौन आ गए, तीन लोग आ गए, तीन चेहरे आप जानते हैं, कि पता है कौन कौन है? चलो नाम बताओ इन सबके। मैं देखता हूं कि तुम इन लोगों को जानते हो कि नहीं जानते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। बिसाइड दैट, आज की क्लास में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी अराइज हुई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कंटेंट को पूरा रिवाइज करिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देश, अर्थव्यवस्थाएं कितनी तरह की होती हैं, किस तरह से वो बिहेव करती हैं, स्माइलिंग चेहरे वाकई में होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी इसमें आपका जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, वहां तक उनको पहुंचाइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए,
आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I'm a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।